नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। द वीक ऑफ शो देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशिता शर्मा और इस कार्यक्रम के जरिए आपको हफ्ते भर की राजनीतिक उठापटक से रूबरू कराते हैं। हफ्ते की शुरुआत बहुत ही खूबसूरत रही। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा से पूरा देश राममय रहा। देश के कोने कोने से सिर्फ श्री राम की गूंज सुनाई दी। सनातनियों का सदियों का सपना पूरा हो गया। सनातन धर्म की आस्था के शिखर बिंदु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली में भव्य और दिव्य मंदिर पूर्ण स्वरूप में आ गया। यहाँ रामलला विराजित हो गए। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच जब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो भारत ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में मौजूद सनातनियों का रोम रोम हर्षित हो उठा। मेरी चौखट पे चल के आज चारों धाम आए, बजाओ ढोल स्वागत में मेरे श्री राम आए हैं। जी हाँ, अवध में राम आ गए हैं। सदियों का सपना पूरा हो गया है। सनातन धर्म की आस्था के शिखर बिंदु मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम की जन्मस्थली में भव्य और दिव्य मंदिर पूर्ण स्वरूप में आ गया है। यहाँ रामलला विराजित हो गए हैं। वैदिक मंत्रोच्चार के बीच अब रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हुई तो भारत ही नहीं, दुनिया के कोने कोने में मौजूद सनातनियों का रोम रोम हर्षित हो उठा। सनातन संस्कृति का ये गौरवमयी दिन था। शायद ही कोई संप्रदाय या देश ऐसा होगा जहां रहने वाले बहुसंख्यक वर्ग को अपने आराधना स्थल का वैभव लौटाने इतना संघर्ष और इंतजार करना पड़ा हो। 500 साल से भी ज्यादा संघर्ष के बाद सनातन समाज को ये सुअवसर मिला। प्राण प्रतिष्ठा समारोह के मुख्य अतिथि पीएम मोदी, संघ प्रमुख मोहन भागवत, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सब इस अवसर पर भावुक हो उठे। पीएम मोदी ने कहा, कुछ तो कमी थी जो आज तक मंदिर नहीं बन पाया था। भागवत ने कहा कि ये एक नए युग का आगाज है, तो योगी बोले भारत को इसी दिन की प्रतीक्षा थी। सदियों का अभूतपूर्व धैर्य, अनगिनत बलिदान, त्याग और तपस्या के बाद हमारे प्रभु राम आ गए। प्रभु श्री राम से क्षमा याचना भी करता हूं। हमारे पुरुषार्थ, हमारे त्याग, तपस्या में कुछ तो कमी रह गई होगी कि हम इतनी सदियों तक ये कार्य कर नहीं पाए। आज अयोध्या में रामलला के साथ भारत का स्व लौट के आया है और संपूर्ण विश्व को त्रासदी से राहत देने वाला एक नया भारत खड़ा होके रहेगा, इसका प्रतीक आज का कार्यक्रम बन गया है। प्रभु राम की कृपा से अब कोई अयोध्या की परिक्रमा में बाधा नहीं बन पाएगा। अयोध्या की गलियों में अब गोलियों की गड़गड़ाहट नहीं होगी, कर्फ्यू नहीं लगेगा। अपितु यहां दीपोत्सव, रामोत्सव और यहाँ की गलियों में श्री राम नाम संकीर्तन से यहाँ की गलियां गुंजायमान होंगी। मध्य प्रदेश में भी राम नाम की धूम रही। डॉक्टर मोहन यादव सरकार और भाजपा संगठन ने कई कार्यक्रम आयोजित किए। बीजेपी नेताओं ने इसे रामराज की दिशा में एक कदम बताया। इन्होंने कहा कि सनातन संस्कृति में एक नए युग का शुभारंभ हुआ है। भारत की प्रतिष्ठा हुई है, भारत के प्राणों की पुनर्प्रतिष्ठा हुई है। ये सांस्कृतिक गौरव का अद्भुत क्षण है। ये दुनिया का इससे बड़ा कोई दिन न था न आएगा। हम सब गौरवान्वित हैं। राम युग का आगमन तो हो ही रहा है, नए भारत का अभ्युदय हो रहा है। ये दिन मोदी जी के कारण से पूरे देश को देखने को मिला 500 साल बाद।
अयोध्या में भव्य और दिव्य राम मंदिर का निर्माण देश का बड़ा राजनीतिक मुद्दा रहा है। ऐसे में ये कैसे संभव है? इस पावन अवसर पर भी सियासत ना हो। अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा समारोह का बहिष्कार करने वाली कांग्रेस ने भी धार्मिक आयोजन किए और कहा कि राम सबके हैं। यही नहीं, कांग्रेस ने कहा कि आज राजीव गांधी का सपना साकार हुआ। ये श्रेय और नकारात्मकता का विषय हो ही नहीं सकते हैं राम का। ये सकारात्मकता और सबका विषय हो सकता है, ये तेरे मेरे का विषय नहीं हो सकता। तो जब जैसा जिसको अवसर मिला राम की सेवा का उसने किया। 1987 में देश के पूर्व प्रधानमंत्री माननीय राजीव गांधी जी ने कई विवादों के बाद मंदिर के ताले खुलवाए थे। तो जितना बड़ा दिल राजीव गांधी जी ने दिखाया था कि ताले खोलने के बाद विश्व हिंदू परिषद को अनुमति दी, उतना ही बड़ा दिल आज देश के प्रधानमंत्री जी को दिखाना चाहिए था। राजीव गांधी जी का उसमें नाम का उल्लेख करना था। रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, ये वो नारा रहा जिसने भाजपा को संसद में 2 से 303 सीटों तक पहुंचा दिया। अब रामलला आ गए हैं, अयोध्या में उनका भव्य और दिव्य मंदिर बन गया है, तो तय है कि भाजपा इसे भुनाने की पूरी कोशिश करेगी। पीएम मोदी ने अपने उद्बोधन में इसके संकेत भी दे दिए हैं। उन्होंने खुलकर कहा कि कुछ तो कमी रही होगी जो अभी तक मंदिर नहीं बन पाया था। वहीं रामलला हम आएंगे मंदिर वहीं बनाएंगे, लेकिन तारीख नहीं बताएंगे कि पैरोडी से भाजपा को घेरने वाली कांग्रेस भी अब मंदिर निर्माण का श्रेय लेने लगी है। वो कह रही है कि राम सबके हैं। अब देखना ये है कि राम के नाम पर जनता का आशीर्वाद किसे मिलता है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के अखंड भारत वाले बयान पर पाकिस्तान में हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को हिंदू राष्ट्र की दिशा में बड़ा कदम बताया था। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ऐतराज जताया है। देखिए रिपोर्ट। आतताइयों ने हमारे अपने धर्म पे गलत निगाह डालते हुए ये उसी प्रकार से जो 47 में हमारे हाथ से सिंध का जाना हुआ, पंजाब का बंटना हुआ, पाकिस्तान का बनना हुआ, हिंदुस्तान को खंडित होना हुआ। परमात्मा करेगा आज नहीं तो कल हम वापस देश एक करेंगे, अखंड भारत फिर बनाएंगे। तो सिंध, पंजाब बल्कि अफगानिस्तान तक हमारा वापस भारत कोई बने। भगवान राम के मंदिर का बनना ये हमारे लिए निश्चित रूप से अखंड भारत की दिशा में एक बड़ा कदम हो। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के इस बयान पर पाकिस्तान तक हड़कंप मच गया। मुख्यमंत्री ने रामलला की प्राण प्रतिष्ठा को हिंदू राष्ट्र की दिशा में बड़ा कदम बताया था। इस पर पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने ऐतराज जताया है। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने कहा कि भारत में एक समुदाय को बढ़ावा दिया जा रहा है। भारत के मुसलमान हाशिए पर धकेले जा रहे हैं। वाराणसी में ज्ञानवापी और मथुरा में शाही मस्जिद खतरे में है। भारत में कई और मस्जिदों को तबाह किया जा सकता है। इस्लामी धरोहरों को बचाने संयुक्त राष्ट्र और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को आगे आना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय संगठनों को भारत में बढ़ते इस्लामोफोबिया पर ध्यान देना चाहिए। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय के इस बयान पर सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने भी पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान लाख आपत्ति जताए, अखंड भारत शाश्वत सत्य है जिसे नकारा नहीं जा सकता। पाकिस्तान लाख आपत्ति जताई, हम सब जानते हैं कि सिंध से जो विस्थापित लोग यहाँ आए, शरणार्थी आए, उसके पहले तो अखंड भारत था ही। तो ननकाना साहब सहित जो हमारे अपने अतीत के अखंड भारत के हिस्से अगर रहे, उनको लेकर के तो हमारे लिए आज भी हमारा राष्ट्रगान में हम पंजाब, सिंध, गुजरात, मराठा, सिंध को अलग थोड़ी छोड़ सकते हैं। तो स्वाभाविक रूप से जब अयोध्या में भगवान श्री राम का मंदिर का एक तरह से प्राण प्रतिष्ठा हुई है और उस अवसर पर हमारा सांस्कृतिक अखंड भारत का सपना हजारों हजार साल से रहा है, तो कोई की आपत्ति करने से वो बात समाप्त तो नहीं हो जाएगी, वो तो अपनी जगह स्थायी रहेगी। इस मामले को लेकर सियासत भी तेज हो गई है। कांग्रेस ने भाजपा और सीएम डॉक्टर मोहन यादव को निशाने पर ले लिया है। कोई उनसे अखंड भारत का नक्शा मांग रहा तो कोई इसे चुनावी प्रोपोगेंडा करार दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी नक्शा तो बताए अखंड भारत का हमें। हिंदुस्तान में जब जब चुनाव नजदीक आते हैं तो उस तरह की बात, वो इश्यूज उठाते हैं, वो विकास की बात नहीं करते, वो अपने एजेंडे की बात नहीं करते, अपने मैनिफेस्टो की बात नहीं करते। उन्हें उस पर बात करना चाहिए, उस पर अपना वक्तव्य देना चाहिए कि जब वो सरकार में है, उनका दायित्व है जनता के प्रति हिंदुस्तान की, तो उन विषयों पे उन्होंने क्या किया। हिंदुत्व राष्ट्रवाद बीजेपी के वो दो ब्रह्मास्त्र हैं जिनसे वो दूसरे दलों पर भारी पड़ती है।
उसे पार्टी विद डिफरेंस का दर्जा मिलता है। हिंदुत्व के लिए अयोध्या में राम मंदिर निर्माण, राष्ट्रवाद के लिए कश्मीर से 370 की समाप्ति, समान नागरिक संहिता उसके प्रमुख एजेंडे रहे हैं। अयोध्या में भव्य मंदिर बन गया, कश्मीर से धारा 370 खत्म हो गई, CAA, NRC पर सरकार आगे बढ़ गई, जनसंख्या नियंत्रण कानून की चर्चा है और अब अखंड भारत पर भी बात शुरू हो गई है। मध्य प्रदेश में इसको हवा दी है बीजेपी संगठन और RSS के चहेते सीएम डॉक्टर मोहन यादव ने, जिनकी पहचान योगी आदित्यनाथ, हेमंत बिस्वा शर्मा जैसे राष्ट्रवादी नेताओं की बन चुकी है। देखना यह है कि बीजेपी को इससे कितना फायदा मिलता है और कांग्रेस इस पर कैसे काउंटर अटैक करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। देश में चुनावी संग्राम का शंखनाद होने जा रहा है। देश में नई सरकार के लिए अगले ही कुछ महीनों के अंदर चुनाव होंगे। चुनाव में लड़ाई एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडी गठबंधन के बीच होने जा रही है, लेकिन इस गठबंधन में कई गुट देखने को मिल रहे हैं। पिछले 1 साल से एनडीए के खिलाफ सभी विपक्षी दल एक मंच पर आने की कोशिश कर रहे हैं। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया गठबंधन का संयोजक बनाया गया था, लेकिन कई दल गठबंधन से अलग राह पकड़ने लगे हैं क्योंकि सीट शेयरिंग पर कई राज्यों में बात नहीं बन पा रही है। बुधवार को 2 दलों ने कांग्रेस को एक साथ झटका दे दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। देखिए रिपोर्ट। देश में चुनावी संग्राम का शंखनाद होने जा रहा है। देश में नई सरकार के लिए अगले ही कुछ महीनों के अंदर चुनाव होंगे। चुनाव में लड़ाई भाजपा नीत एनडीए और कांग्रेस की अगुवाई वाले इंडिया अलायंस के बीच होने जा रही है। दोनों गठबंधन सेनाबंदी कर रहे हैं, दोनों अपने सहयोगी दल जोड़ रहे हैं। 1 साल से भी ज्यादा समय से विपक्ष मोदी सरकार के खिलाफ एक मंच पर आने की कोशिश कर रहा है, लेकिन उसको झटके पर झटके लग रहे हैं। विपक्षी गठबंधन की अगुवाई कौन करेगा, इसको लेकर ही खींचतान मची हुई है। हाल ही में कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे को इंडिया का संयोजक बनाया गया था, लेकिन अब कई दल गठबंधन से अलग राह पकड़ने लगे हैं। बुधवार को 2 दलों ने कांग्रेस को एक साथ झटका दे दिया। पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी और पंजाब में अरविंद केजरीवाल ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया है। ममता बनर्जी का आरोप है कि कांग्रेस ने उनके सीट शेयरिंग के प्रस्ताव को नकार दिया है। ऐसे में वो सभी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़े करेंगी। वहीं अरविंद केजरीवाल ने आप को पंजाब में सबसे बड़ी पार्टी बताते हुए सभी 13 सीटों पर अपने कैंडिडेट खड़े करने का ऐलान कर दिया है। हम इंडियार अलायंस আমাকে একবার জানিয়েছে যদি আপনার রাজ্যে যাচ্ছি না জানাইনি, সুতরাং আমার সাথে কোনো সম্পর্ক নেই বাংলার ব্যাপারে। অল ইন্ডিয়ায় কি করবো না করবো আপনার ইলেকশন ভাববো, আমরা সেকুলার পার্টি, আমরা বিজেপিকে হারানোর জন্য যা করা হয়। কিন্তু এখন কোনো চর্চা নেই, মিথ্যে কথা, অ্যাবসলিউটলি রং। আর একটা কথা বলে দেয়, কাজের চেপকে নিয়ে অনেকে পলিটিক্স করেছে। রিজিওনাল পার্টিগুলো আমরা আমরা তো করেছি, কিন্তু সেটা একা লড়াই করুক, রিজিওনাল পার্টি বাকি সিটে লড়াই করবে, সেখানে ইন্টারফেয়ার করবে না। সেখানে যেন যদি ইন্টারফেয়ার করে তাহলে সেখানে আমরা বুঝবো অন্যরকম। देश में पंजाब बनेगा हीरो। 2024 में लोकसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी के पक्ष में 13-0। देखो ये तो उनका काम है, ये ममता नहीं कोई बात नहीं, वो हो सकता है कोई उनके साथ बातचीत चल रही हो उस लेवल पे, लेकिन पंजाब में हम ऐसा नहीं करने वाले। पंजाब में कांग्रेस से हमारा कोई। इंडी अलायंस में ये मतभेद पहली बार सामने नहीं आए हैं। हाल ही में संपन्न हुए मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में भी ये दरारें सामने आई थी। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश से लगी सभी सीटों पर कांग्रेस से गठबंधन कर चुनाव लड़ने की तैयारी में थी, लेकिन कांग्रेस ने उसे एक भी सीट नहीं दी। इस पर अखिलेश यादव ने भी जमकर गुस्सा निकाला था। उन्होंने कह दिया था कि इसका सीधा असर कांग्रेस के साथ राष्ट्रीय स्तर पर होने वाले गठबंधन में भी पड़ेगा। कांग्रेस को बताना पड़ेगा कि इंडिया भारत गठबंधन अगर देश के स्तर पे तो देश के स्तर पे है, अगर प्रदेश से स्तर पे नहीं है तो फिर भविष्य में प्रदेश स्तर पे भी नहीं होगा। इंडिया अलायंस की इस फूट पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी का कहना है कि इंडिया एक स्वार्थपूर्ण गठबंधन है, जिसमें कोई किसी को अपने से बड़ा नहीं मान रहा। ऐसे में आगे चलकर ये और एक दूसरे के पैर खींचते नजर आएंगे। बीजेपी नेता इस बात को भी निराधार बता रहे हैं कि बीजेपी केंद्रीय एजेंसियों के माध्यम से विपक्षी गठबंधन को तोड़ रही है। इंडिया नहीं, इसे घमंडिया गठबंधन कहें, जिसका मूल उद्देश्य सनातन को समाप्त करना था, और जब उद्देश्य अपवित्र हो तो उसके परिणाम भी इसी तरह के होते हैं। बसपा अपना अलग चुनाव लड़ेगी,
अखिलेश ने कह ही दिया कि कौन कमलनाथ और चिरकुट नेता। अखिलेश जी के लिए कांग्रेस के नेता कहते हैं अखिलेश वखिलेश। ऐसे में ममता बनर्जी ने घोषणा करी दी है कि वे अकेला चुनाव लड़ेंगी। अब तो एक निरीह कांग्रेस रह गई है। क्या उसको सर्वस्व अपना सौंप कर अगर इस गठबंधन में बना रहना है, क्योंकि सनातन समाप्त करना उद्देश्य है, तो रह सकती है, अन्यथा कोई उद्देश्य बचा नहीं है। भाजपा ने इस बार अब की बार 400 पार का नारा दिया है। वो इस मिशन में जुट भी गई है। एक और मोदी सरकार के 10 साल के काम गिनाए जा रहे। राम मंदिर, 370 जैसे हिंदुत्व और राष्ट्रवाद के मुद्दों पर खास फोकस किया जा रहा। तो एनडीए का कुनबा बढ़ाने के साथ दक्षिण पर खास फोकस किया जा रहा। दूसरी ओर मोदी सरकार को घेरने में जुटा विपक्ष चुनाव के पहले ही टूट फूट का शिकार होने लगा है। कांग्रेस के अगुवा राहुल गांधी देश भर की यात्राएं तो निकाल रहे, लेकिन इसका सकारात्मक परिणाम सामने नहीं आ रहे। ऐसे में 2024 के लोकसभा चुनाव की तस्वीर क्या होगी, इसका ठीक से अंदाजा राजनीति के जानकार भी नहीं लगा पा रहे। ब्यूरो रिपोर्ट, IND 24। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुट गई है। टारगेट वही है, मौजूदा वोटों में 10% का इजाफा, और इसके लिए घर घर दस्तक की तैयारी है। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा से लेकर तमाम नेता और पदाधिकारी गांव में 24 घंटे का वक्त गुजारेंगे। देखिए खास रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के विधानसभा चुनाव में जबरदस्त कामयाबी हासिल करने वाली भारतीय जनता पार्टी लोकसभा चुनाव की तैयारी में जोर शोर से जुट गई है। टारगेट वही है, मौजूदा वोटों में 10% का इजाफा, और इसके लिए घर घर दस्तक की तैयारी है। लोकसभा चुनाव के पहले भाजपा गांव चलो अभियान शुरू करने जा रही है। इस अभियान के तहत मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव, प्रदेश संगठन महामंत्री हितानंद शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष BD शर्मा से लेकर तमाम नेता और पदाधिकारी गांव में 24 घंटे का वक्त गुजारेंगे। भारतीय जनता पार्टी का हर कार्यकर्ता, हर नेता 24 घंटे गांव में रुकेगा। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, कैबिनेट मंत्री से लेकर सामान्य कार्यकर्ता गांव में रुकेंगे। एक रात गांव में रुककर बीजेपी के नेता कार्यकर्ता लोगों से मिलकर संवाद करेंगे। केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के हितग्राहियों से बात करेंगे। भारतीय जनता पार्टी के नेता और कार्यकर्ता हर बूथ को जीतने के संकल्प लेंगे। भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 10% वोट शेयर करने का लक्ष्य लेकर चल रही है। विधानसभा चुनाव के पहले भी भाजपा ने वोट बैंक बढ़ाने के लिए यही फॉर्मूला अपनाया था और इसमें उसे काफी हद तक कामयाबी भी मिली थी। भाजपा ने विधानसभा चुनाव में पिछले चुनाव के मुकाबले 7% वोट बढ़ाए थे। उसका दावा है कि इस बार भी उसका ये अभियान कामयाब होगा। भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले चुनाव की दृष्टि से गांव चलो अभियान, हर नेता भारतीय जनता पार्टी का, हर कार्यकर्ता, चाहे माननीय मुख्यमंत्री हो, चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो, या कैबिनेट के मंत्री हो, या सामान्य कार्यकर्ता हैं, सभी कार्यकर्ता गांव में 24 घंटे रहेंगे। एक रात वहां रुकेंगे, लोगों से संवाद करेंगे, मिलेंगे। तो इस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले लोकसभा चुनाव की दृष्टि से अपनी व्यापक तैयारियों में जुटी है। हम चुनाव माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में हर बूथ पर नमो बूथ के साथ, मोदी बूथ के साथ हम मैदान में उतरे। हर बूथ को जीतने के संकल्प के साथ भारतीय जनता पार्टी हर बूथ पर 10% वोट शेयर हमारा कैसे बढ़े, इस संकल्प को लेकर के आगे बढ़ रहे हैं। वहीं कांग्रेस भाजपा के गांव चलो अभियान पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस का कहना है कि जब भाजपा ने जनता से किए वादे पूरे ही नहीं किए हैं तो वो किस मुंह से गांव जा रही है। कांग्रेस का कहना है कि लोकसभा चुनाव की तैयारी में वो कहीं से पीछे नहीं है। देखिए, बड़ा हास्यास्पद है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बने हुए काफी समय हो गया, लेकिन जो उन्होंने जनता से वादे किए थे, जो उन्होंने घोषणाएं करी थी, उसको उन्होंने पूरा करने की दिशा में कोई एक भी कदम उठाया है क्या? भारतीय जनता पार्टी ने कार्यक्रम जरूर दे दिया है, लेकिन मुझे लगता है कि उनके जो सांसद और जो विधायक हैं या जनप्रतिनिधि हैं, जब जनता के बीच में जाएंगे तो जनता उनसे ये प्रश्न करेगी कि आपने किया क्या है। देखिए, हमारी पार्टी में कार्य योजना बन रही है। हमारे प्रभारी और हमारे प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष का दौरा अभी शुरू होने जा रहा है और काफी जिलों में प्रदेश अध्यक्ष महोदय होके आए हैं, जनता से सीधे रूबरू हो रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं। विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश भाजपा के बूथ मैनेजमेंट की सराहना हुई थी।
वोटर लिस्ट के हर पन्ने पर 2 प्रभारी, बूथ स्तर पर मजबूत टीम से लोगों से सतत संपर्क, लोगों को सरकार की योजनाओं का लाभ दिलवाने में मदद, सोशल मीडिया पर सशक्त टीम जैसे प्रयोगों को बीजेपी पूरे देश में लागू करने जा रही है। लोकसभा चुनाव के लिए भाजपा ने गांव का रुख कर दिया है। देखना यह है कि इसके मुकाबले कांग्रेस कौन सी रणनीति तय करती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24। मध्य प्रदेश में महासंग्राम की तैयारी है। जल्द ही लोकसभा चुनाव का शंखनाद होने जा रहा है। प्रदेश के दोनों बड़े दल बीजेपी और कांग्रेस हर दाव चलने को लेकर तैयार है। इन्हीं में से एक दाव है दिग्गजों को चुनाव मैदान में उतारना। बीजेपी विधानसभा चुनाव में दाव खेल चुकी है, अब कांग्रेस उसी राह पर है। कांग्रेस कमलनाथ, दिग्विजय सिंह, गोविंद सिंह जैसे अपने तमाम बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने की तैयारी कर रही है। कुछ ऐसे ही तैयारी बीजेपी से भी है। शिवराज सिंह, नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव जैसे बड़े चेहरे लोकसभा के रण में नजर आ सकते हैं। मध्य प्रदेश विधानसभा चुनाव में करारी हार का सामना करने वाली कांग्रेस लोकसभा चुनाव की तैयारी जोर शोर से कर रही है। पिछले लोकसभा चुनाव में महज 1 सीट जीतने वाली कांग्रेस इस बार पूरा जोर लगाने की तैयारी में है। इसके लिए वो अपने दिग्गजों को मैदान में उतारने पर विचार कर रही है। ठीक उसी तर्ज पर जैसे विधानसभा चुनाव में भाजपा ने अपने दिग्गज नेताओं को खड़ा किया था। भाजपा ने 3 केंद्रीय मंत्री समेत 7 सांसदों को विधानसभा के टिकट दिए थे। इनमें से 5 ने जीत हासिल की थी। कांग्रेस भी इसी फॉर्मूले पर अपने बड़े नेताओं को लोकसभा चुनाव टिकट देने की तैयारी कर रही है। इनमें वो नेता भी शामिल है जो विधानसभा चुनाव हार चुके हैं, लेकिन अपने लोकसभा क्षेत्र में प्रभाव रखते हैं। कांग्रेस में जिन नेताओं को लोकसभा चुनाव लड़ाने की चर्चा चल रही है, उनमें दिग्विजय सिंह भोपाल या राजगढ़, कमलनाथ छिंदवाड़ा, कांतिलाल भूरिया रतलाम, गोविंद सिंह ग्वालियर, अरुण यादव खंडवा, सुरेश पचौरी भोपाल या नर्मदापुरम, केपी सिंह गुना शिवपुरी, अजय सिंह रीवा या सीधी, कमलेश्वर पटेल सीधी, तरुण भनोट जबलपुर, हीना कावरे बालाघाट, आलोक चतुर्वेदी खजुराहो। हालांकि बीजेपी में भी कई दिग्गजों को लोकसभा चुनाव लड़ाए जाने की चर्चा है। इनमें पूर्व सीएम शिवराज सिंह चौहान, पूर्व मंत्री डॉक्टर नरोत्तम मिश्रा, गोपाल भार्गव, भूपेंद्र सिंह जैसे बड़े नेताओं के नाम चर्चा में है। बीजेपी इन्हें केंद्र की राजनीति में ले जाकर मंत्रिमंडल विस्तार से उपजी नाराजगी दूर करने के साथ ही शिवराज सिंह चौहान और नरोत्तम मिश्रा को नई भूमिका के लिए भी तैयार कर सकती है। इस मसले को लेकर दोनों पार्टियां आमने सामने हैं। कांग्रेस का कहना है कि वो पूरी मजबूती के साथ लोकसभा चुनाव लड़ने जा रही है। इसके लिए जो भी जरूरी कदम उठाने होंगे उठाए जाएंगे। भाजपा से दिग्गजों को उतारे जाने के सवाल पर कांग्रेस का कहना है कि भाजपा में एक ही दिग्गज होता है और वो है ईवीएम मशीन। वहीं बीजेपी इस पर तंज कस रही है। बीजेपी नेताओं का कहना है कि उनकी पार्टी में सिर्फ कमल चुनाव चिन्ह चुनाव लड़ता है। पार्टी का जो फैसला होता है सबको स्वीकार होता है। पार्टी में ना कोई दिग्गज होता है ना कोई आम। कांग्रेस पार्टी की लोकसभा चुनाव को लेकर बड़ी गंभीर तैयारियां चल रही हैं। हमारे प्रदेश अध्यक्ष आदरणीय जीतू पटवारी जी द्वारा दौरे भी किए जा रहे हैं, क्षेत्रों में जा रहे हैं और जो 29 लोकसभा क्षेत्र हैं उन सब जगह पर जो अच्छे योग और मजबूत उम्मीदवार होंगे उनको निश्चित टिकट दिया जाएगा और टिकट देने का निर्णय हाईकमान द्वारा किया जाता है। जहां तक भारतीय जनता पार्टी का सवाल है, दिग्गजों को उतारती है तो दिग्गजों से डर नहीं लगता है, दिग्गज ईवीएम मशीन ना उतारे। कौन लड़ेगा कौन नहीं लड़ेगा, इसके लिए हमने सब जगह प्रभारी नियुक्त किए हैं जो वहां के लोकल नेताओं से, कार्यकर्ताओं से सबसे बात करके जो उचित होगा उस भाव से, उस विचार से स्क्रीनिंग कमेटी को और हमारी इलेक्शन कमेटी को अवगत कराएंगे, फिर पार्टी निर्णय। कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह हो, गोविंद सिंह जी हो, अजय सिंह जी हो या तमाम वो नेता जिनको 2023 के विधानसभा चुनाव में मध्य प्रदेश की जनता नकार चुकी है, वो हमारे लिए कोई चुनौती नहीं है, वो तो कांग्रेस की पनौती है। पार्टी के कार्यकर्ता हैं सब, किसी की भूमिका कहीं हो सकती है, किसी की भूमिका कुछ हो सकती है और अपनी अपनी भूमिकाओं का निर्वहन करते हैं। बड़े से बड़े हमारे नेता हैं, सबके अंदर कार्यकर्ता भाव है। जहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जिनकी जिम्मेदारी लगाएंगे वहां जाएंगे। कांग्रेस विधानसभा चुनाव की हार के बाद उठ खड़े होने की कोशिश कर रही है, लेकिन लोकसभा चुनाव में चुनौती विधानसभा से भी ज्यादा बढ़कर है। राम मंदिर जैसे मुद्दों को लेकर चल रही जबरदस्त हिंदुत्व की लहर का मुकाबला करना इतना आसान दिखाई नहीं पड़ता। हालांकि भाजपा के कई सांसदों को लेकर जनमानस में नाराजगी भी देखने को मिल रही है, लेकिन माना जा रहा है कि विधानसभा चुनाव की तरह रिस्क वाली सीटों पर भाजपा नए चेहरों पर दाव लगाने की तैयारी में है। इसी के जवाब में कांग्रेस ने भी अपने दिग्गज नेताओं को चुनावी रण में उतारने का मन बना लिया है। देखना यह है कि कांग्रेस की रणनीति कितनी कामयाब होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, IND24।
विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही बीजेपी का कुनबा बढ़ गया है। छत्तीसगढ़ में तीसरी पार्टी होने का दम भर रही आम आदमी पार्टी के कई पदाधिकारी समेत पूर्व सैनिकों और अन्य दलों के नेताओं ने बीजेपी का दामन थामा। वहीं कांग्रेस इस पर तंज कस रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी उधारी के नेताओं के भरोसे चल रही है। विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने भारी बहुमत से सत्ता में वापसी की है। इस जीत से उत्साहित बीजेपी लोकसभा चुनाव में क्लीन स्वीप का टारगेट लेकर चल रही है। लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी का कुनबा भी तेजी से बढ़ रहा है। करीब 400 से ज्यादा नेता और कार्यकर्ताओं ने बीजेपी का दामन थामा। बीजेपी में शामिल होने वाले नेताओं और कार्यकर्ताओं में उस आम आदमी पार्टी के नेता भी शामिल हैं जो छत्तीसगढ़ में तीसरी पार्टी बनकर उभरने का दम भर रही थी। इसके अलावा अखंड लोकतांत्रिक पार्टी, शिवसेना और पूर्व सैनिकों ने भी बीजेपी का दामन थामा। यही नहीं, विधानसभा चुनाव से पहले भी दूसरी पार्टियों के करीब 20,000 पदाधिकारी और कार्यकर्ता भाजपा में शामिल हो चुके हैं। अपना कुनबा बढ़ने से बीजेपी उत्साहित है। भारतीय जनता पार्टी का वायुमंडल देख करके और जो हम देश के लिए काम कर रहे हैं, आदरणीय मोदी जी की योजनाओं से प्रभावित होकर के, लोक कल्याण की योजनाओं से प्रभावित होकर के समाज जीवन का प्रत्येक वर्ग लगातार ज्वाइनिंग हो रही है और आने वाले दिनों में और ज्वाइनिंग आपके सामने दिखेगी। जब हमने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका सहयोग, उसी के नाते हम चाहते हैं कि समाज जीवन का प्रत्येक वर्ग पार्टी में काम में लगे। यही मेरी पेपर आउट नहीं किया जाता, लेकिन आप रिजल्ट आवे जब तक इंतजार करिए। 11 की 11 सीटें जीते, कभी भी पेपर आउट नहीं होता। वहीं बीजेपी के बढ़ते कुनबे पर कांग्रेस तंज कस रही है। कांग्रेस बीजेपी को उधारी के नेताओं पर चलने वाली पार्टी बता रही है। कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी को अपने नेताओं की काबिलियत पर भरोसा नहीं है, इसलिए दूसरी पार्टी में ताक झांक कर रही है। बीजेपी देश के हालात देखकर डरी हुई है, लालच देने और धमकाने का काम कर रही है, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कोई भी नेता भाजपा के संपर्क में नहीं है। भारतीय जनता पार्टी अगर पूरी पार्टी में आज भी देखेंगे पूरे देश में, तो सबसे ज्यादा उधारी के नेता उनके पास भरे पड़े हैं। उनको अपने नेताओं की काबिलियत पे उनको भरोसा नहीं है, इसलिए दूसरे पार्टी में वो जांच ताक कर रहे हैं। मैं समझता हूँ उनको पता है देश की हालात क्या है। देश की हालात को देखते हुए भारतीय जनता पार्टी पूरी तरह से डरी हुई। छत्तीसगढ़ में बीजेपी और कांग्रेस दोनों ही दल लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटे हैं। बीजेपी के बढ़ते कुनबे को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है। चर्चा तो ये भी है कि विधानसभा में टिकट कटने से नाराज कांग्रेस के पूर्व विधायक भी भाजपा के संपर्क में हैं। यही नहीं, आने वाले दिनों में कांग्रेस सहित बसपा और जेसीसीजे के कुछ नेता भी बीजेपी में शामिल हो सकते हैं। अब देखना होगा कि भाजपा में शामिल होने वाले इन नेताओं से बीजेपी को लोकसभा चुनाव में कितना फायदा मिलता है। रायपुर से IND24 के लिए ब्यूरो चीफ निधि प्रसाद की रिपोर्ट। और इसी के साथ फिलहाल के लिए द वीक ऑफ शो में इतना ही। आप बने रहिए IND24 के साथ। नमस्कार।